Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार from Dr. Ram Manohar Hospital and ABUMS Medical College. In this video, just we are talking about the cell cycle and its important character that will be we proceed further. Okay. So first of all, मैं इस वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में कि सेल साइकिल के आगे के जो इवेंट है हम उनके बारे में डिटेल करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो नीट का एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है, जो कि 26 जुलाई को होना था वो 13 सितंबर को है। तो आपको एक मंथ का और गैप मिला है, जिसकी वजह से आप और अच्छे से हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो उस हार्ड वर्क के साथ मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें आपके लिए रोज़ एक नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। तो इस चीज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि आपको एक नई वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो के बारे में कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया, जस्ट उसके बाद में कुछ इवेंट जो होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल कर रहा हूँ, और वो इवेंट कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल के बारे में। पहला क्या, आपने ये पढ़ा था कि ये कोई सेल साइकिल है। इस सेल साइकिल के अंदर सेल साइकिल को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया था। फर्स्ट, दैट इज ए इंटरफेज, पहले इसमें इसको क्लासिफाई किया गया। सेकंड, सेल साइकिल को क्लासिफाई किया था एम फेज में, यानी जिसको माइटोटिक फेज कहा जाता है या फिर माइटोसिस फेज कहा जाता है। ओके, एम इज स्टैंड फॉर माइटोसिस या माइटोटिक फेज, हमने ये पढ़ा। फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि आपके पास जो आपके पास इंटरफेज है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 ग्रुप। दैट इज ए G1 फेज, दैट इज ए S फेज एंड G2 फेज, इनमें इसको क्लासिफाई किया गया है। एंड फर्दर एम फेज इज क्लासिफाइड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इन 4 फेज में किसको क्लासिफाई किया गया है? माइटोसिस को क्लासिफाई किया गया है। तो हम डिटेल करेंगे अभी इन्हीं के बारे में सीक्वेंसली एक एक करके, बट उससे पहले हम इनके अमाउंट ऑफ डीएनए, कि किसका अमाउंट डीएनए, नंबर ऑफ डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल होता है या क्रोमोजोम का अमाउंट है वो डबल होता है, हम उसके बारे में डिटेल करेंगे। दूसरा, जो आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर आपको एनसीईआरटी की लाइनें लिखी आएंगी। उन एनसीईआरटी की लाइनों को ही मैं कोड करूंगा और उन्हीं को ही मैं बाद में फाइनली एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या बता रही हैं आपको। ओके, तो इससे पहले मैं इस पूरे सेल साइकिल के बारे में, क्योंकि हम सीक्वेंसली इस पूरे चैप्टर को कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में अपने सेल साइकिल के बारे में डिटेल किया था। तो अब हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल के नेक्स्ट स्टेप के बारे में कि सेल साइकिल के बारे में आप क्या डिटेल करेंगे। तो आपने क्या चीज पढ़ा? पहला आपने ये पढ़ा कि यहाँ पर जो इंटरफेज है, द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, दैट इज ए G1, S फेज एंड G2 फेज। इस G2 फेज के बाद पूरा शुरू हो जाता है आपका क्या? माइटोसिस, दैट इज ए एम फेज, यानी ये प्रोफेज आ गया, मेटाफेज आ गया, एनाफेज आ गया, टेलोफेज आ गया, और फिर यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी ये जो पूरा यहां से यहां तक है, ये आपके पास क्या दे रखा है? माइटोसिस। और ये यहां से यहां तक क्या दे रखा है आपको? इंटरफेस। अब आप इस चीज को समझें होता क्या है, क्योंकि जो लाइन मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और ये तो आपको पता है ये साइटोकाइनेसिस है ही है। अब इसमें मेरे को क्या इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करना है आपको, इस चीज को समझना है आपको। एनसीईआरटी की स्क्रीन पे जो अब आपको लाइन लिखी आ रही है, उस लाइन को पढ़े। ये एनसीईआरटी की लाइन है और जो फर्स्ट लाइन है उसको आप पढ़े। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि एम फेज इज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन। जब एम फेज की अगर आपसे बात की जाए तो उसमें किसका डिवीजन होता है? पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम, दैट इज कॉल्ड कायरोकाइनेसिस। और उसी को क्या बोला था? कायरोकाइनेसिस। आफ्टर इट द यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और उसके बाद क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन है तो साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, और अगर डीएनए का डिवीजन है तो उसको क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। ये लाइनें इसने कही, आपने जस्ट अभी इसके बारे में देखा। इसकी नेक्स्ट लाइन लिखी है इंटरफेज के बारे में। तो इंटरफेज में एक्चुअली होता क्या है? इंटरफेज में हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात किया था कि जब स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोप के नीचे, सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे जब किसी सेल को देखा जाता है, तो वो सेल में कोई भी मेटाबॉलिकली एक्टिविटी नहीं दिखी जाती, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि सेल डिवाइड नहीं कर रही। और सेल अगर डिवाइड नहीं कर रही तो हम ये कहते हैं कि ये सेल एक रेस्टिंग फेज में है। वो फेज जहाँ पे सेल ना तो डिवाइड कर रही है ना मेटाबॉलिकली एक्टिव है। हम इसके बारे में बात करते हैं। ये बात करते हैं कि रेस्टिंग फेज में जब कोई भी सेल होती है, तो आप इस लाइन को अब देखें कि जो आपको ये लाइन दिख रही है, इसमें यहाँ से लिखा हुआ है द इंटरफेस कॉल्ड द रेस्टिंग फेज इन दिस टाइम पीरियड विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। देखो, इस टाइम पे सेल ने अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डिवीजन यानी डिवाइड करने के लिए। ओके,
by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner। तो इसमें चीज इस आप इस डायग्राम पे आ जाएं और इस डायग्राम में इस चीज के बारे में देखें। जस्ट आपने बात किया कि जीवन फेज के अंदर कोई भी सेल जो होती है उसके अंदर प्रोटीन, एटीपी और जो आरएनए होता है इनका सिंथेसिस होता है। किसमें होता है? जीवन फेज में। ये क्यों होता है? बिकॉज एस फेज को एटीपी की नीड होती है, एस फेज को प्रोटीन की नीड होती है, एस फेज को आरएनए की नीड होती है। इसलिए ये जो भी चीज होती है वो सबका सब एस फेज पहले से ही प्रिपेयर करके रखता है। जब एस फेज ने उसको प्रिपेयर करके रखा तो उसको आगे किसको दे देगा? एस फेज को, क्योंकि एस फेज के पास तो पहले से बहुत काम है। उसको तो डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, उसको तो डीएनए का डुप्लीकेशन करना है। और अगर डीएनए का रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन करना वो आपको पता है कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो उसके लिए जो एस फेज है उसको पहले से ही बना बनाया मटेरियल मिलता है ताकि वो अपनी जितनी भी एक्टिविटी होती है जो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होती है या फिर आरएनए होती है उसको वो इजीली से कर सके। ओके, तो यहाँ पर जब एस फेज में आएगा तो यहाँ पे सेंट्रियोल का सिंथेसिस होता है, हिस्टोन का सिंथेसिस होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, बट क्रोमोसोम नंबर का अमाउंट सेम रहता है। अब इसी चीज के लिए G1, S एंड G2 फेज के लिए आप इस लाइन को अब आप स्क्रीन पर इस लाइन को देखें। एस फेज की G1 फेज के लिए जो इसमें लिखा हुआ है कि G1 फेज कॉरस्पॉन्ड टू द इंटरवल इन बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब एक चीज इस डायग्राम पे आ जाएं। इस डायग्राम में ये चीज बता रहा है कि ये वाला जो G1 फेज है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर यानी एस फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, पहली चीज। दूसरा इसने लाइन में ये कहा कि माइटोसिस, तो ये इनिशिएशन और ये माइटोसिस यानी जो एम फेज यहाँ पे लिखा हुआ है ये माइटोसिस, इन दो फेजों यानी एक तो ये वाला फेज इनिशिएशन और एक ये वाला फेज, इन दोनों के बीच का जो फेज आता है वो क्या है? G1 फेज है। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पहली चीज, और दूसरा माइटोसिस का बीच का जो इंटरवल है दैट इज कॉल्ड G1 फेज। ऐसा इसने कहा। अब आप सेकंड लाइन पे आ जाएं। सेकंड लाइन में इसने कहा कि ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ओके, एंड कंटिन्यूअसली ग्रोथ बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इस डीएनए। सिंपल सी चीज। अब इस डायग्राम पे वापस आए। इस डायग्राम पे देखें कि G1 फेज के अंदर कोई भी सेल जो होती है वो डीएनए अमाउंट को, सेल के अमाउंट को, साइटोप्लाज्म के अमाउंट को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। देखो सिंपल सी चीज है, फीमेल की बॉडी के अंदर ओवम होता है, आपको पता है ना? तो फीमेल के ओवम के पास एक फीमेल का जो ओवम होता है वो बड़े साइज में होता है, लार्ज साइज में होता है, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। क्योंकि स्पर्म जो होता है वो सब कुछ त्याग तूग के आता है कि भाई ले भाई मैं अपना साइटोप्लाज्म ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे तो स्पीड से जाना है। और जब उसको स्पीड से जाना है तो उस चक्कर में क्या है, वो अपने सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, सम अमाउंट ऑफ डीएनए, आरएनए, गोल्गी बॉडीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गन को अपनी बॉडी से रिलीज आउट कर देता है। वो कौन करता है? अपना स्पर्म। क्यों? क्योंकि स्पर्म को तो पता है उसको खाना चाहिए, तो वो खाना कहाँ मिलेगा? फीमेल के ओवम के पास, क्योंकि ओवम ने अपने साइज को इतना गेन कर लिया है, इतना साइटोप्लाज्म अमाउंट इंक्रीज कर लिया है कि स्पर्म वहाँ पे काफी 7 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। ये चीज आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में पढ़ा होगा। उसी चीज के लिए बोला कि जो एस फेज में तो क्या हुआ, मतलब G1 फेज में फिर हम बात करें। G1 फेज में क्या हो कि G1 फेज में कोई भी सेल आएगी, क्योंकि इस वाले फेज में तो डीएनए का रेप्लिकेशन होना है। तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो तो सोचो कि उसको रेप्लिकेट होने से पहले उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही कि वो सेल क्या करेगी? पहले अपने डीएनए के अमाउंट को इंक्रीज कर रही है ना, नहीं होता। डीएनए का अमाउंट कब इंक्रीज होगा? डीएनए का अमाउंट तब इंक्रीज होता है जब सेल डुप्लीकेट करती है। और डुप्लीकेट आपको पता है कि डुप्लीकेट तो डुप्लीकेशन जो डीएनए का होता है वो कहाँ होता है? एस फेज में होता है। दैट्स मीन इज रेप्लिकेशन। एंड इसलिए बोलते हैं कि G1 फेज में सेल सिर्फ अपने साइटोप्लाज्मिक अमाउंट को, अपनी ग्रोथ को, सेल ग्रोथ को इंक्रीज करती है। जैसे अगर स्टार्टिंग में कोई भी सेल है छोटी सी साइज में थी, तो धीरे धीरे उसने क्या करा? अपनी सेल का एक प्रॉपर साइज गेन कर लिया। उसके अंदर जो उसका डीएनए था फिर उसका रेप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद उसके साइटोप्लाज्म का रेप्लिकेशन होगा। इसलिए दो वर्ड यूज करेंगे हम। मैं जस्ट अभी इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में कि मैं यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ और क्या बताना चाहिए मुझे, मतलब क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप एनसीईआरटी की थर्ड लाइन को देखें एस फेज के लिए। एनसीईआरटी की जो थर्ड लाइन है वो ये लिख रही है कि एस यानी जिसका मेन होता है सिंथेसिस, जो सिंथेसिस फेज होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी बोला जाता है,
आप इसको मार्क कर सकते हैं कि इसको डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं, और इससे पहले वाले को क्या बोलेंगे, प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज। तो आप एक चीज सोचें कि जब एस फेज जो है वो आपका डीएनए रेप्लिकेशन फेज है। दूसरा इसमें क्या होता है, मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसिस, इसके अंदर डीएनए का बनना भी होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। बिकॉज क्यों डीएनए का रेप्लिकेशन क्यों होता है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा सेंट्रियोल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है, याद रखें पीएमटी के लिए क्वेश्चन है। और हिस्टोन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे एस फेज में होता है। ये चीज आपने अभी देखी। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखें, आपसे ये चीज पूछे कि किस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन होता है, तो आप बोलोगे एस फेज के अंदर होता है। अब वापस आप इस डायग्राम में आए एक बार फिर से, तो इस डायग्राम में आप देखें कि जो ये एस फेज है, इस एस फेज के अंदर आपको क्या दिख रहा है, इस एस फेज के अंदर मैंने बोला, एस फेज के अंदर मैं बात कर रहा हूं कि इस एस फेज के अंदर सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस की बात करते हैं, यानी सिंथेसिस होता है इन दोनों का। और बात करते हैं कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन की बात करूं या डीएनए के डुप्लीकेशन की बात करूं, वो सबका सब कहां हो रहा है, आपको याद रखना है एस फेज के अंदर हो रहा है। तो भाई डीएनए का डुप्लीकेशन होगा तो क्या डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा क्या, सोचो। हाँ, नहीं, जब एक डीएनए कहाँ है, क्रोमोजोम पे, अगर क्रोमोजोम जो है अगर वो बीच में से सेपरेट कर जाए, दो टुकड़ों में टूट जाए, और फिर बाद में उसे एक और क्रोमोजोम की दूसरी जो लिम्ब है वो अगर आके अटैच हो जाए, तो अगर वो अटैच हो जाएगा तो एक क्रोमोजोम ये हो गया, एक क्रोमोजोम होगा, तो क्रोमोजोम का अमाउंट डबल हो गया, क्रोमोजोम का अमाउंट डबल हो गया। होता है ऐसा? नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अमाउंट डबल नहीं होता, क्रोमोजोम का नंबर डबल नहीं होता, बट डीएनए का अमाउंट हमेशा डबल हो जाता है। किस फेज में? आफ्टर एस फेज। क्वेश्चन पीएमटी में यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए आफ्टर एस फेज एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर एस फेज, G1 फेज एंड G2 फेज, जो पूछा गया है, जो काफी बार पूछा गया है। आप पीछे लास्ट ईयर के पेपर देख सकते हैं। अब इस चीज के समझने के लिए आप एनसीईआरटी की 4th लाइन पे आए, और उस 4th लाइन में ये क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। हर सेल के अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है ना, अमाउंट ऑफ डीएनए अब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब अमाउंट ऑफ डीएनए अगर डबल हो रहा है तो उस चीज को समझना है कि अमाउंट ऑफ डीएनए अगर डबल हो गया तो भाई क्या, अमाउंट ऑफ डीएनए अगर डबल हो रहा है तो क्या बोलेंगे उस कंडीशन में, तो हाँ भाई अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी सेल जब यहां पर अगर डुप्लीकेट करेगी, जब यहां पर डुप्लीकेशन होगा तो मतलब क्या, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, इसमें यही क्रोमोजोम जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, डीएनए की थ्रेड से होता है। बहुत सारी थ्रेड ऐसे कॉल करती है और वो जाके एक हिस्टोन प्रोटीन या फिर एक जाके क्रोमेटिन थ्रेड के ऊपर जाके कॉल कर जाती है, तब जाके एक क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्रोमोजोम का नंबर तो क्या, क्रोमोजोम नंबर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट डीएनए का अमाउंट डुप्लीकेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मार्क दिस पॉइंट कि यहां पर क्रोमोजोम नंबर सेम है बट डीएनए का अमाउंट यहां पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होंगे तो उनका अमाउंट को डबल काउंट किया जाता है। ओके, डबल काउंट किया जाता है एज कंपेयर टू अर्लियर। बट उससे पहले अब हम इसकी 5th लाइन के बारे में डिटेल करते हैं कि 5th लाइन क्या कहती है। इफ दी समझाने के लिए देखो, अब इसी चीज को निचोड़ मुझे आपको एक्सप्लेन करना है G1, G2 और एस फेज के बारे में, कि अब ये लाइन यहां से शुरू हो गई। ये बोल रहा है कि इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड बाय एज 2C, अगर किसी भी सेल का इनिशियल अमाउंट अगर 2C है तो वो देन इट विल बी इंक्रीज टू 4C। क्या? डीएनए का अमाउंट अगर 2C है तो वो कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। बट मैंने कहा क्रोमोजोम नंबर उसका क्या होगा, तो उसके लिए भी लाइन लिख रहा है, तो अगली लाइन पढ़ते हैं। हाउएवर देयर इज नो चेंज, अंडरलाइन, नो चेंज या नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर, अंडरलाइन दिस, बिकॉज फर्स्ट ये कहा गया है कि डीएनए का अमाउंट तो ये हो गया, बट क्रोमोजोम नंबर डबल हुआ या नहीं हुआ, देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर, ये इस लाइन में कहा गया, तो इसको अंडरलाइन करें। इसमें क्या हुआ, इफ द सेल हैज हैड डिप्लॉयड or 2n number of chromosome at G1, after S phase the number of chromosome remain the same, that is a 2n। तो क्रोमोजोम नंबर वो सेम रहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता हम उसके बारे में ही नहीं बोला। ये पूरी कहानी पढ़ी आपने G1 के बारे में और S फेज के बारे में।
जस्ट इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन को देखें, ये बोल रहा है इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म। आपको पता है कि डीएनए का जो अमाउंट है वो डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, इन दी न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए का अमाउंट तो डबल न्यूक्लियस के अंदर होगा, क्योंकि डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ओके, जब रेप्लिकेशन हो जाता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो वो आरएनए कहाँ आता है, न्यूक्लियस से कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब वही चीज बात कि सेल के मतलब न्यूक्लियस के अंदर तो आपको मिल रहा है डीएनए, लेकिन साइटोप्लाज्म में क्या लोकेटेड है, सेंट्रियोल। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये दो वर्ड याद रखना, डीएनए कहाँ है और सेंट्रियोल कहाँ है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं G2 फेज की। द G2 फेज द प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। यानी मैं यहाँ पे फिर से एक लाइन समझाना चाहता हूँ G2 फेज के बारे में। वो क्या कह रहा है, G2 फेज एक्चुअली ये कह रहा है कि जब G2 फेज में जब सेल एस फेज से इस फेज में तो आ गई, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया। अब सेल जो है वो किससे है, G2 से किस में एंटर करेगी, एम फेज के अंदर एंटर करेगी, इस एम फेज के अंदर एंटर करेगी। अगर सेल एम फेज के अंदर एंटर करेगी तो भाई इसके अंदर तो माइटोसिस होता है। माइटोसिस मतलब क्या होता है, कोई भी सेल है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 सॉरी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये कंटिन्यूसली चलता है। माइटोसिस तो यही कहती है, यानी डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर, डबलिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए दैट विल बी कंटिन्यूअस इन द माइटोसिस। तो इसमें क्या क्रोमोसोम नंबर डबल होगा, हाँ। तो कब होगा वो हम बाद में जब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज इनके बारे में करेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको डिटेल करूँगा। अब वहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। बट उससे पहले जब G2 फेज में आई कोई सेल, तो G2 फेज में क्या करा, इसने प्रोटीन को सिंथेसाइज किया, इसने आरएनए को सिंथेसाइज किया, इसने एटीपी को सिंथेसाइज। क्यों, क्योंकि इस सेल के पास एम फेज के बाद, एम फेज में बोलते हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है। अब भाई न्यूक्लियर डिवीजन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। न्यूक्लियर डिवीजन दैट्स मीन रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम यानी डीएनए। भाई डीएनए की वही फिर से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी एस फेज की तरह। तो यार उसको पहले से तो कुछ ना कुछ तो बना बनाया मिलना चाहिए ना, नहीं मिलना चाहिए। तो इसको बना बनाया पहले से ही G2 फेज क्या भेज देता, ले भाई तू आरएनए रख, ले तू प्रोटीन रख, ले तू एटीपी रख, तू अपना काम कर, मैं तेरे को सब चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। G2 फेज ने क्योंकि पहले से बना के तैयार रखा है। अब G2 फेज को आसानी हो गई, वो आराम से न्यूक्लियर जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन ईजिली कर सकता है। ये तो हो गया। अब इस चीज को समझने के लिए ये सारी कहानी अभी तक आपने जो देखी ये देखी, अब इसका मैन निचोड़ क्या होता है वो समझने से पहले एक वर्ड और पढ़ेंगे, द सी वैल्यू ऑफ डीएनए वो क्या होती है। उसके जस्ट बाद मैं आपको इस पूरे का एक निचोड़ बताऊंगा, क्योंकि सी वैल्यू समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है आप थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अभी आपका ये जो मैं आपको एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करना चाहता था वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और एनसीईआरटी का ही ये निचोड़ है जो मैं आपको भी यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला क्या है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने सी वैल्यू के बारे में कि सी वैल्यू क्या होती है। तो जब आपसे सी वैल्यू के बारे में पूछेगा तो आपको एक चीज याद रखनी कि सी वैल्यू के बारे में, सी वैल्यू ऑफ डीएनए ये होता क्या है पहले तो वो चीज देखेंगे। एक्चुअली सी वैल्यू क्या होता है, सी इज स्टैंड फॉर साइटोमेट्री या साइटोमीटर। अब दो वर्ड को समझते हैं। देखो साइटोमीटर या साइटोमेट्री मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म अमाउंट को या फिर साइटोप्लाज्मिक डीएनए कंटेंट को या साइटोकाइनेसिस को, किसी न किसी चीज को ये क्या करता है, मेजर करता है। यानी किसी चीज को तो मीट्री मतलब क्या होता है, मेजर करना। तो ये किसी ना किसी अमाउंट को मेजर करता है, यानी डीएनए को मेजर करता है। अब कौन से डीएनए को मेजर करेगा, तो इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन होता क्या है कि जो हमारा क्रोमोजोम होता है, ठीक है, ये एक क्रोमोजोम है, ठीक है। इस क्रोमोजोम पे इसको स्टेन किया जाता है, ठीक है। इसको स्टेन किया जाता है किसके थ्रू, एक सबस्टांस होता है जिसका नाम होता है फ्यूजेन, उससे इसको क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। स्टेन मतलब कलर करना, है ना। जैसे मान लो सिंपल चीज़ है, कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे आप पानी के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल डालते हैं तो कोई पिंक कलर को गेन कर लेगी, कोई ब्लू कलर को गेन कर लेगी, कोई पर्पल कलर को गेन कर लेती। तो जिस कलर को वो गेन करेगी सेल वो उसी कलर की तो दिखेगी ना। तो होता क्या है, जैसे आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आओगे तो वहाँ पे आप माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को देखोगे तो आपको न्यूक्लियस जो है वो पर्पल कलर का दिखेगा हमेशा।
है ना, ये तो होता ही है। बाकी जो अदर सेल होंगे आपको पिंक कलर के दिखेंगे, ओके, पिंक कलर के दिखेंगे, लाइट पिंक कलर, डार्क पिंक कलर की, इस टाइप के दिखेंगे। लेकिन न्यूक्लियस हमेशा आपको किस कलर का दिखेगा, पर्पल कलर का दिखेगा। बट हमें उससे बात नहीं करनी। उसी टाइप से एक फ्यूजन एक होता है जिससे स्टेन किया जाता है, किसको, डीएनए को चेक करने के लिए, उसके अमाउंट को चेक करने के लिए, कितने अमाउंट ऑफ डीएनए स्टेन हुआ है फ्यूजन से, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके अंदर ही हमारा जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, वो डीएनए जो है वो इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो डीएनए का अमाउंट है वो कितना अमाउंट है वो स्टेंड हुआ या कितना अमाउंट स्टेंड नहीं हुआ, उसको चेक किया जाता है। अब मैंने कहा हैप्लॉइड सेल की बात करते हो तो हैप्लॉइड सेल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड के अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टेट्राप्लॉइड की बात करते हैं टेट्राप्लॉइड ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो उसी टाइप से हम बात करते हैं कि अगर हैप्लॉइड सेल है, सपोज करो कि सिंगल क्रोमोसोम है। अब इसमें मैंने बोला कि ये इतना एक सिंगल क्रोमोसोम स्टेंड हो गया, ये वाला पूरा किससे हो गया, फ्यूजन वाले केमिकल से, यानी जो स्टेन किया मैंने किससे किया, फ्यूजन से, यानी कलर किया मैंने, कलर किया किससे, फ्यूजन से, किसको, क्रोमोसोम को। तो इसमें जो नंबर ऑफ डीएनए है, कितना अमाउंट का डीएनए जो है हमारा वो स्टेन हुआ, कि हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए दैट विल बी स्टेन्ड बाय द फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड साइटोमेट्री। तो डेफिनेशन इसकी सिंपली यही होती है कि कितना अमाउंट ऑफ डीएनए किसी क्रोमोसोम के अंदर स्टेन होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड साइटोमेट्री। तो आप डेफिनेशन सिंपली यही लिख सकते हो। मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, द मेजरमेंट ऑफ स्टेन्ड अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर स्टेन्ड अमाउंट ऑफ डीएनए को आप मेजर करते हो, ठीक है, स्टेन्ड द स्टेन्ड, तो मेजरमेंट ऑफ स्टेन्ड अमाउंट ऑफ डीएनए आफ्टर स्टेनिंग विद फ्यूजन, फ्यूजन से अगर आप स्टेन करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, साइटोमेट्री बोलते हैं। अब हम सी वैल्यू की बात करते हैं। अब मैं आपको सी वैल्यू के बारे में, कुछ सी वैल्यू जो है उनके बारे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हैप्लॉइड की सी वैल्यू क्या होती है, डिप्लॉइड की सी वैल्यू क्या होती है, तो वो देख लेते हैं। हैप्लॉइड के लिए मैंने बात करा तो हैप्लॉइड की जो सी वैल्यू होती है, हैप्लॉइड मतलब जिसके अंदर 1C की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1 हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल के अंदर यानी 1C की वैल्यू जो होती है वो होती है, आपको याद रखें, 1.68। अब दूसरी चीज़ क्या है कि सी वैल्यू को हमेशा पिकोग्राम में नापा जाता है, पिकोग्राम में नापा गया है। दूसरा, अगर मेरे को डिप्लॉइड के लिए पूछा गया, डिप्लॉइड सेल के लिए, तो यानी 2C के लिए, तो मैं कितनी वैल्यू लिखूंगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3.22 3.4 पिकोग्राम। अगर मुझे टेट्राप्लॉइड के लिए बोला गया तो मैं क्या करूंगा, टेट्राप्लॉइड अगर कोई सेल है तो उसके लिए यानी 4C के लिए अगर मेरे से पूछा गया तो उसका अमाउंट ऑफ सी वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 6.4 से 6.8 पिकोग्राम। याद रखना इजी है, बस पहले वाला याद रखना, ये फिर इसका डबल है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है, हमें ये इतना बेसिकली याद भी नहीं रखना होता, बट फिर भी आपको ये थोड़ा याद रखना है। अब इसमें एक चीज़ और क्या है, अब हम बात करते हैं जिसके बारे में हमने पूरा लास्ट सेल साइकिल फिर से देखा था, हम उसके बारे में फिर से देख लेते हैं। तो पहला क्या है, क्या हम स्टार्ट करते हैं G1 के बारे में, G2 फेज के बारे में, प्रोफेज, एनाफेज, इन सब के बारे में आपको थोड़ा डिटेल करता हूँ। पहली चीज़ क्या, पहला हमने बात करा G1 फेज के बारे में, G1 फेज, फिर पढ़ेंगे हम एस फेज के बारे में, थोड़ा डिटेल करेंगे, फिर हम फेज बात करेंगे G2 फेज के बारे में, और इसी के बाद हम बात करेंगे प्रोफेज, जो आपका प्रोफेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, वो बाद में हम देख लेंगे टीलोफेज के बारे में, ओके। तो हम सीक्वेंसली इनके बारे में एक एक करके डिटेल करते हैं, एक एक सेल के बारे में डिटेल करते हैं। अब होता क्या है, मान लिया लैट, अभी आपने जस्ट एनसीईआरटी में लिखा था कि उसका जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो डबल है, ट्रिपल है, क्या है। तो अब हम बात कर रहे हैं जस्ट G1 फेज के बारे में। जो अभी तक आपने जो भी पढ़ा, एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ी, जो मैंने काफ़ी बातें बताई, उन सबों का निचोड़ अब ये है, और यही आपको समझना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, बीच में से कट कट करके देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं आपकी मर्जी है, बट फिलहाल ये है कि वीडियो को अब मत काटना, क्योंकि यही आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मान लिया G1 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए की मैंने बात करी, द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इज 2C, सी साइटोमेट्री यानी साइटोमीटर, जो हम कितने अमाउंट ऑफ डीएनए कलर्ड हुआ तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरा हमने बात कर लिया यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है
वो कितने हैं, 12 है। ये अज्यूम कर लिया मैंने कि नंबर ऑफ डीएनए तो 2C है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 12 है। पीएमटी में क्वेश्चन आएगा कि आफ्टर एस फेज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो आप सिंपल लैंग्वेज में एक वर्ड बोलोगे कि भाई अमाउंट ऑफ डीएनए तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं डुप्लीकेशन हो जाएगा, किसका, डीएनए का। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डबल हो गया। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। ये हमने एनसेटिक लाइन से इसको कोड करने कि ये कितना रहेगा, 12 ही रहेगा। तो एक तो आपका ये हो जाएगा डबल और ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज आपने पढ़ा। दूसरा G2 फेज में जब आपने गया तो G2 फेज में कोई चेंज नहीं, कोई डुप्लीकेशन नहीं, कोई साइटोकाइनेसिस नहीं, कोई कैरियोकाइनेसिस नहीं, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इज दिस एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए इज 4, है ना, और अगर 4C और अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये पीएमटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आफ्टर एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहेगा और G1 फेज में कितना रहेगा। तो इस चीज को आप जाने, पहली चीज। दूसरा मैंने यहाँ लिखा है प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज। प्रोफेज जो है मैं इनको और डिटेल करूंगा, प्रोफेज को एनसीईआरटी की लाइनों से ही कोड करूंगा, अलग से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा और फिर से वहां पे इसके बारे में हल्का सा इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। आपको पता है कि जब प्रोफेज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे जो डीएनए की क्रोमेटिड होती है वो क्या होती है, गुंजल सी होती है। ऐसे एक गुंजल सी पड़ी होती है किसी न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो अमाउंट ऑफ क्रोमेटिड है डीएनए की वो क्या होती है, एक बोलते हैं ना स्पाइरन ऑफ ऑल, यानी जो ऊन होती है ना, ऊन उसकी उलझन सी होती है ना, ये उस टाइप से दिखता है डीएनए। तो प्रोफेज में तो ये ऐसे पड़ा हुआ है क्रोमेटिन। तो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए का अमाउंट है, यानी यहाँ पे हो रहा है द अमाउंट ऑफ डीएनए, यहाँ पे क्या हो गया, 4C हो गया, यहाँ तक 4C हो गया। इससे बात नहीं करेंगे, यहीं से बात करेंगे कि यहाँ पे, क्योंकि सेल साइकिल में आपने बात करी थी कि G1 GS और G2, G1 S और G2, और उसके बाद फिर आपने क्या घुस गए प्रोफेज में, मेटाफेज, एनाफेज, फिर टेलोफेज। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, स्टार्टिंग में सेल ने अपने आप को ग्रोथ किया, अपना सेल साइज को इंक्रीज करा। उसके बाद सेल ने फिर यहाँ पे क्या किया, माइटोसिस किया, यानी माइटोसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन किया, जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। उस कैरियोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस। फिर सेल ने क्या करा, अपना साइटोकाइनेसिस किया। तो यानी मतलब क्या हुआ, ऑलवेज मैंने स्टार्टिंग में इस लाइन को काफी बार रिपीट किया है कि पहले अपने साइज को ग्रोथ करेगी, पहले एक प्रॉपर शेप और साइज को गेन कर लेगी, फिर उसका न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करेगा, और जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा तो फिर उसकी सेल डिवाइड करेगी, फिर सेल अलग अलग हो जाएगी, 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा एक सिंगल सेल से। तो ये हम बात करते हैं। तो हम बोलते हैं द कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और फिर किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ये हम बात करते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए मैं यहाँ पे प्रोफेज पे आ जाता हूँ वापस। तो इसमें होगा क्या, इसमें सेम प्रोफेज में भी क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, अमाउंट की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए दैट इज ए 4C। बट यहाँ पे नंबर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो कितना रह जाएगा, वो भी 12 रह जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इस फेज में तो आपको डीएनए कुछ इस टाइप से दिखेगा, इसलिए कोई चेंज नहीं है। बट हम मेटा फेज में जब बात करते हो तो मेटा फेज में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम है, इस पोल से जो क्रोमेटिड होती हैं उससे क्रोमोसोम कहाँ पे आ गए, मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं। इस मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर क्रोमोसोम किस पोर्शन पे आ गए, मेटाफेजिक पोर्शन पे आ गए। अब देखो क्रोमोसोम जो है ये जो मिड पोर्शन में होते हैं इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट एक लेयर सी आ जाती है, उस लेयर पे क्रोमोसोम अरेंज है, एक लेवल पे अरेंज है, जिसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। अब क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज है, तो क्या क्रोमोसोम में कोई टूटना हुआ कि सेंट्रोमेयर से ब्रेक कर गए तो आधा ऊपर चले गया आधा नीचे चले गया, ऐसा तो दिख नहीं रहा। तो इसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर भी द अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर अमाउंट की बात करते तो वो अमाउंट भी कितना रह जाता है, 4C रहता है, और इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कितने रहते हैं, 12 रहते हैं, सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं आता। बट बात होती है एनाफेज पे। एनाफेज पे क्या होता है कि जो ये क्रोमोसोम होता है ना, जैसे ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, ये क्रोमोसोम के यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, आपको पता है ना। ये सेंट्रोमियर का
ब्रेक डाउन हो जाता है, ये सेंट्रोमेयर यहाँ से टूट जाएगा। तो अब यहाँ पे कितनी क्रोमेटिड बन गई, 2 क्रोमेटिड बन गई, एक ये वाली बन गई, एक ये वाली बन गई, यानी 2 आर्म का फॉर्मेशन हो गया। मतलब 4 आर्म थी, अब 2 आर्म क्या हो गई, पहले चिपकी हुई थी सेंटर पे यहाँ पे सेंट्रोमेयर से, अब ये 2 आर्म आपस में एक दूसरे को अलग कर लिया एक दूसरे से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इनमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात करूं और नंबर ऑफ डीएनए की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा। तो एक चीज देखें कि इस फेज पे हुआ क्या, ये फेज है, ये वाला फेज है। अब इस फेज में जो क्रोमोजोम है वो आधे इधर की साइड, ऊपर की साइड मूव कर रहे हैं, ऐसे नहीं मूव करते, ऐसे मूव करते हैं, और आधे जो हैं वो इस टाइप से मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, तो ये मूव कर रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या हो गया, क्रोमोजोम, अब क्रोमोजोम पहले कितने थे, 12 थे, अब क्रोमोजोम यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया, सेंट्रोमेयर से ब्रेक डाउन कर गए, तो जो 2 थे वो अब 4 हो जाएंगे, जो 12 थे वो अब 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इनका अमाउंट, क्योंकि आधे ऊपर गए आधे नीचे गए, तो इस फेज में, एनाफेज फेज में आपको याद रखना है, इन एनाफेज द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड, तो इस वाले फेज में याद रखना है कि इस वाले फेज में आपको याद रखना है कि यहां पर होगा क्या, अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट तो 4C ही रहेगा, बट नंबर की बात करूंगा तो नंबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब यहाँ पे कितने हो गए, 24 हो गया। अब आपको इस चीज को याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आपको चीज समझनी है कि एनाफेज में होता क्या है। तो एनाफेज में ये होता है भाई साहब कि आपका अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो गया और अमाउंट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, इस चीज को आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है। अब बात करते हैं टेलोफेज की, जो आपको समझने में हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। तो हम टेलोफेज पे आ जाते हैं बिना किसी देरी के, और टेलोफेज क्या कहता है अब उसको जाने। ठीक है, टेलोफेज, अब टेलोफेज में क्या कहा उसको देखें। टेलोफेज में ये कहा कि जब ये क्रोमोजोम जब यहाँ पे आ जाएगा, तो स्टार्टिंग में आप बोलते हो कि प्रोफेज में होता क्या है, कि प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एक मान लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए है, और ये डीएनए जो है एक स्ट्रगल्ड फॉर्म में, यानी कुछ इस टाइप से डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोफेज में, ये आपने पढ़ा था। तो होता क्या है स्टार्टिंग के प्रोफेज में, क्या होता है, प्रोफेज में जो डीएनए की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्या रप्चर कर जाती है, यही पढ़ा है। फिर हम बाद में एंड में जब टेलोफेज के बारे में पढ़ेंगे, बाद में जब दोबारा पढ़ेंगे तो टेलोफेज के बारे में पढ़ेंगे कि यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, दोबारा से फॉर्मेशन होता है, एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, तब जाके क्या चेंज आता है, क्या अमाउंट ऑफ डीएनए पे फर्क आता है, क्या अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे फर्क आता है, हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया कब, टेलोफेज स्टेज पे आने के बाद। अब देखें, जब ये क्रोमोसोम जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो होगा क्या कि जब ये इस फेज पे पहुंच जाएगा, यानी ये इस वाले पोल पर पहुंच जाएगा, तो इस पोल पर पहुंचने के बाद ये यहां पहुंच गया, ये वाला क्रोमोसोम यहां पहुंच गया, अब ये किसी सेल के साथ फ्यूज कर गया, ये भी किसी दूसरी सेल के साथ, मतलब यहाँ पे एक सेल का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर क्या हुआ, आपने यहां पर देखा, यहां पर देखा, तो दोनों जगह पे देखा। अब ये क्या है, इसके आसपास किसका तो ये देखें कि अगर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर में अब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियस के पास रिफॉर्म होता है, यानी जो आउटर लेयर होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो टेलोफेज स्टेज में आके वापस रिफॉर्म होती है, फिर से बनती है। क्योंकि प्रोफेज में तो क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गए, टूट जाती है, इस वजह से हम उसके बारे में बोलते हैं। बट टेलोफेज में आते आते न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का फिर से फॉर्मेशन था। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यहाँ फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये आपके पास है सेल। अब दो बातें हो गई यहाँ पे कि अगर मैंने पूछा सेल के अंदर व्हाट इज अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए अगर मैंने सेल के अंदर पूछा तो आप क्या बोलोगे कि अमाउंट ऑफ डीएनए एक सेल के अंदर हो जाएगा 4C। और मैंने पूछा कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, तो आप बोलोगे सेम 24, जो इसके अंदर थे वो इसके अंदर रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो यहाँ पे ये हो गया सेल के अंदर, ये पूरी सेल के अंदर आधे ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2C ये रहा, 2C ये रहा, तो 4C हो गया।
अमाउंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम बात करते हैं तो 4C 12 एरे तो 12 24 हो गए। बट अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर अगर आपसे बात करी कि न्यूक्लियस के अंदर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए, तो आप बोलोगे ये होता है 2C, और नंबर की बात करूं तो आप बोलोगे 12 आधे, क्योंकि इस सिंगल न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ 2C अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। बट इसके अंदर भी क्या है, 2C अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो उतना ही प्रेजेंट होगा जो उसका हाफ है। बट ये पूरी सेल के अंदर तो ये दोनों प्रेजेंट है ना, तो इसका डबल हो गया। तो ये हमने पढ़ा टेलोफेज तक, जो आपको एक कंट्रोवर्सी आपको यहाँ तक पढ़नी थी, तो थोड़ी समझनी थी। बाकी हम फेज के बारे में बात करेंगे कि टेलोफेज क्या एक्सप्लेन करता है, प्रोफेज क्या एक्सप्लेन करता है, मेटाफेज क्या एक्सप्लेन करता है एंड प्रोफेज क्या एक्सप्लेन करता है, उसको हम अपनी वीडियो के अंदर डिटेल करेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी तक ये जो वीडियो था ये कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी जो कोई क्वेरी है तो आप उसके बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हमारा फेसबुक पेज है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।